नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मैं निपुण आनंद आप सभी का अन्य अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे म्यांमार के ऊपर। म्यांमार दोस्तों जिसका नाम पहले बर्मा हुआ करता था। म्यांमार हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का पड़ोसी देश है, उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। प्रश्न उठता है कि ऐसी बात आज क्यों क्यों चर्चा करेंगे। म्यांमार के दोस्तों हालात बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं। एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन म्यांमार के अंदर दोस्तों बन रही है। क्यों बन रही है? और अभी भारत सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है कि भाई जो भी म्यांमार में रहने वाले भारतीय हैं वो थोड़ा ध्यान रखें और कोई भी इश्यू होता है तो जाके जल्द से जल्द इंडिया की जो एम्बेसी है उसमें संपर्क करें। हुआ ये है दोस्तों कि वहां प्रेजेंट में जुंटा गवर्नमेंट है और जुंटा गवर्नमेंट के सामने कई पैरेलल गवर्नमेंट दोस्तों स्टैब्लिश हो गई है। जैसे चीन में यहाँ जो एक स्टेट है म्यांमार का चीन, यहाँ पर दोस्तों एक पैरेलल गवर्नमेंट यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा बनाई गई फोर्सेस के द्वारा दोस्तों स्टैब्लिश कर दी गई है। यहाँ तक कि इंडिया और म्यांमार का जो चीन के संबंधित हमारा जो बॉर्डर है, जो यहाँ पर हमारी रोड कनेक्ट होती है, वहां पर जगह जगह बोर्ड लगा दिए गए हैं, वेलकम टू चीन लैंड। चीनलैंड की हम बात करें, ऐसे ही हालात सगाइंग में भी हैं, ऐसे ही हालात काचिन में भी हैं और भी जगह जगह ऐसी कुछ हालात रखाइन के बारे में भी देखने को मिल रहे हैं। तो जगह जगह म्यांमार में इस प्रकार की सरकारें स्टैब्लिश हो चुकी हैं जो सीधा सीधा सैनिक सरकार के साथ, जिसको वहां पर जुंटा गवर्नमेंट। दोस्तों सैनिक सरकार भी दो तरह की आपकी होती है। एक तो होती है किसी एक आर्मी के चीफ के द्वारा, मिलिट्री के चीफ के द्वारा गवर्न होती है, कंट्रोल होती है। उसको हम सिंपल, जैसे पाकिस्तान में हम देखें, चाहे वो अयूब खान के शासन की बात करें, चाहे वहां पर हम याया खान के शासन की बात करें, या हम वहां पे बात करें आपका परवेज मुशर्रफ की बात करें, तो किसी एक मिलिट्री चीफ के द्वारा संचालित एक तो ये सैनिक सरकार होती है। दूसरा होती है दोस्तों जुंटा गवर्नमेंट। जुंटा गवर्नमेंट में क्या होता है कि मिलिट्री के जो टॉप आपका ऑफिसर्स होते हैं, उनका एक कमेटी बनती है। उस कमेटी के द्वारा शासन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। जैसे भी म्यांमार में 11 लोगों की एक कमेटी है और वो 11 लोगों की जो कमेटी है वो क्या कर रही है, पूरे देश का संचालन कर रही है। इसको कहा जाता है जुंटा गवर्नमेंट। जुंटा गवर्नमेंट, तो दोस्तों जुंटा गवर्नमेंट का शासन है, लेकिन उनके सामने ये सारी स्थिति दोस्तों कवर होती है, क्लियर होती है, यानी कि ये सब स्थिति खड़ी होती है। दक्षिण एशिया में दोस्तों भारत एक बहुत ही ताकतवर देश है और दक्षिण एशिया और साथ ही आपका दक्षिण पूर्व एशिया में अगर किसी भी तरह का कोई भी डिस्टरबेंस होता है, अस्थिरता फैलती है, तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत के ऊपर दोस्तों देखने को मिलता है। हम चाहे श्रीलंका में किसी तरह का डिस्टरबेंस देखें तो सीधा भारत पर इंपैक्ट होगा। हम पाकिस्तान में किसी तरह की अस्थिरता देखें, उसका इंपैक्ट सीधा भारत पर होगा। हम बांग्लादेश में देखें, जहां जहां आप देखेंगे पूरे नॉर्थ, यानी कि आपका साउथ एशिया की हम बात करें, साउथ एशिया के साथ संबंधित आपका साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, यहां पर किसी भी तरह का कोई भी डिस्टरबेंस होता है तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव, चाहे वो सिंघाली तमिल इशू हो, चाहे वो आपका नेपाल के अंदर आपका जो मधेशी और वहां पर नेपाली मधेशी इशू हो, चाहे बांग्लादेश के अंदर जब वहां पर अस्थिरता का वातावरण, तब बेटा हमारे यहाँ पर समस्या हो। और म्यांमार का तो सीधा सीधा प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है किसका, हमारे नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के ऊपर, चाहे वो नागालैंड की हम बात करें, चाहे मिजोरम की बात करें, चाहे मणिपुर की बात करें। एक समय था जब दोस्तों ब्रिटिश का रूल हमारे यहाँ पर हुआ करता था, तो ब्रिटिश के रूल के दौरान म्यांमार को ब्रिटिश ने कब्जा किया 18 सेंचुरी में और 19 सेंचुरी में। कब्जा करने के बाद उसको म्यांमार को 1800 समथिंग में हमसे मर्ज कर दिया गया।
और फिर 1935 में हमसे अलग कर दिया गया, 1935 में इसको अलग कर दिया गया। और जब दोस्तों अलग किया गया तो ब्रिटिश ने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई कि काफी सारे जो यहाँ पर एथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे हम देखें यहाँ जो सबसे बड़ा हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो नॉर्थ ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। जैसे नागा एक एथनिक सोसाइटी है, कुकी है, मिजो है, तो बहुत सारे यहाँ पे एथनिक ग्रुप्स हैं। उनमें दोस्तों इस प्रकार से डिवाइड किया कि कुछ रह गए भारत में और कुछ रह गए आपके म्यांमार में। इसको लेके आज तक इस एथनिक ग्रुप्स के अंदर दोस्तों क्या है, इश्यूज रहते हैं, मतलब आपके इश्यूज रहते हैं। म्यांमार में जैसी जुंटा गवर्नमेंट आती है, आंग सान सूकी जो वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको हटाकर उसको जेल में डालने के बाद आंग सान सूकी को, जो वहां की स्टेट काउंसलर यानी कि प्रीमियर जैसे वहां पर थी, पीएम की तरह, ये स्टेट काउंसलर यानी कि पीएम की तरह एक पोस्ट होती है, पीएम की तरह इनको जेल में डाला जाता है। वहां पे जुंटा गवर्नमेंट आती है, तो आने के बाद वहां की सैनिक सरकार जो जुंटा गवर्नमेंट है वहां के लोगों की जो डेमोक्रेटिक वॉइस उसको दबाने का प्रयास करती है और लगातार वहां पे प्रोटेस्ट होते हैं, आंदोलन होते हैं। आंदोलनों को बेटा हिंसा के द्वारा जला दबाया जाता है कि पूरे गोलियां चलाई जाती हैं, स्ट्राइक तक वहां पर क्या करती है जो जुंटा गवर्नमेंट है वो लोगों के ऊपर करती है। तो होता क्या है, काफी सारे लोग भारत दोस्तों भाग कर आते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो मणिपुर में हमारा डिस्टरबेंस हुआ, मणिपुर में जो मुद्दा हुआ, तो उसमें कुकी समुदाय के भी काफी लोग भाग कर क्या थे, भारत आए थे। कुकी हमारे यहाँ भी है, कुकी म्यांमार के अंदर भी है। तो ये दोस्तों एक इशू, जब वो मणिपुर का इशू था तो काफी कुकी फैमिलीज कह रही थी कि भाई ये तो ब्रिटिश ने हमको अलग कर दिया, नहीं तो हम तो एक ही है। कुकी समुदाय इस प्रकार बात करता है, यही बात नागा बात करता है, यही बात मिजो करते हैं। तो इस प्रकार का इनके जो बॉर्डर पर, और दोस्तों नागा के लिए ही अब देखें, जो नागा के साथ हम देखें तो नागा के लिए हमने एक समझौता भी किया था आपका म्यांमार के साथ, जिसको हम बोलते हैं एफएमआर, फ्री मूवमेंट रीजन, कि 16 किलोमीटर तक आना जाना 3 महीने तक किसी तरह का वीजा लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि म्यांमार से अगर कोई नागा समुदाय का व्यक्ति भारत में आता है 16 किलोमीटर के अंदर तक, तो 3 महीने तक अगर भारत के अंदर रहता है तो उसको किसी तरह का कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही भारत से कोई भी नागा समुदाय का व्यक्ति म्यांमार में जाता है तो उसको भी म्यांमार का वीजा लेने की जरूरत नहीं है 3 महीने तक। इस तरह की व्यवस्था की ताकि जो यहाँ पर समुदायों के बीच में ये दूरी जो महसूस उसको कम किया जा सके। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम किसी पूरे म्यांमार के घटनाक्रम को समझेंगे, और म्यांमार का जब हम घटनाक्रम समझेंगे तो साथ में भारत और म्यांमार के संबंधों को भी देखेंगे। और यहाँ पर एक और इशू है, वो है चाइना का इशू, क्योंकि म्यांमार एक ऐसा देश है दोस्तों जो चाइना और भारत दोनों के साथ अपना बॉर्डर क्या करता है, शेयर करता है। हम ये भी समझेंगे कि भारत के लिए म्यांमार का क्या इंपॉर्टेंस है और चीन यहाँ पर किस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, चीन किस प्रकार से यहाँ पे क्या करता है, अपनी भूमिका अदा कर रहा है। हालांकि हम दोनों के अलावा लाओस है, थाईलैंड है, इनके साथ भी क्या करता है, अपनी सीमा शेयर करता है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश हो जाता है म्यांमार, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में है। और आप जानते हैं चाइना के लिए जो सबसे बड़ा एक डायलेमा है इंडियन ओशन के अंदर, वो है मलक्का डायलेमा, जो हमारे अंडमान निकोबार के साउथ से होकर जा रहा है, मलक्का डायलेमा। उस मलक्का स्टेट के ऊपर जो उसकी निर्भरता है चीन की, उसको खत्म करने के लिए चीन नए नए प्रोजेक्ट चलाता रहता है, चाहे वो आपका चाइना म्यांमार कॉरिडोर हो, या थाई कनाल हो जो थाईलैंड से लेके चलने की बात कर रहा है, या पाकिस्तान के अंदर जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, ये उसी मलक्का स्टेट को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए। और बेटा होता भी है, मलक्का स्टेट में हमारी मजबूत स्थिति है। जब 2017 में डोकलाम हो रहा था, भूटान का जो लैंड है डोकलाम, जिस पर भारत में कहता है कि हाँ ये डोकलाम जो भूटान का है, और 2017 में जब वहां पर 73 डेज का स्टैंड ऑफ चला था इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी, प्रीमियर जो चाइना की आर्मी उसके बीच में, पीपल्स आर्मी के बीच में, तो हमने मलक्का स्टेट से गुजरने वाले सभी चाइना के शिप्स को रोकना शुरू कर दिया था। रोकना मतलब ये नहीं कि उसको रोक दिया, सिंपल सा ये होता था कि भाई जैसे चाइना का कोई शिप जा रहा है, पहले पूछते नहीं थे,
कि कहाँ जा रहे हो, कौन हो, अपने बारे में बताओ। लेकिन अब भारत ने पूछना शुरू कर दिया, कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? क्या लेके जा रहे हो? चाइना कहता है तो फ्री एरिया है, फ्री मूवमेंट वाला एरिया है, जो इंटरनेशनल एक आपका जो ट्रीटी होते हैं, इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग फ्री जा सकते हैं, फ्री निकल सकते हैं। हालाँकि हम कुछ रोक नहीं रहे हैं आपको, हम सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं, एक तनाव सा देना शुरू कर दिया चीन को। तो चीन को हमेशा लगता है कि कभी भी हमारी जो ऑयल शिपिंग लेन है, यानी कि जो गल्फ कंट्रीज़ से चाइना लेकर आता है अपना तेल, वो आपका मलक्का स्टेट से लेके जाता है, दक्षिण चीन सागर को होते हुए। तो चीन को हमेशा ये लगता है कि भारत कभी भी मलक्का स्टेट को बंद कर सकता है और मेरी सप्लाई लाइन को बंद कर सकता है। इसी के लिए दोस्तों उसने क्या किया है आपका, इसी के लिए बीआरआई और साथ में सीपैक शुरू किया है, ताकि भारत के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है या भारत जो हमारी एक तरह से एक स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस रखता है आपका इंडियन ओशन, उसको काउंटर किया सके। तो आइए आज इस पूरे वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे, इस पूरे मुद्दे पे चर्चा करेंगे। पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा-सा बात करते हैं म्यांमार को लेकर कि म्यांमार का भारत के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, हम उसको समझने का दोस्तों प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम म्यांमार का पहले बात करेंगे कि म्यांमार का इम्पोर्टेंस चाहे वो चीन के लिए हो, चाहे हालाँकि चीन के लिए भी मैंने आपको चर्चा किया ही है, हम इसको और थोड़ा आगे लेके चलते हैं। ये दोस्तों हमारा नॉर्थ ईस्ट है, आप देख रहे हैं ये हमारा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट दोस्तों क्या था कि आज़ादी के बाद एक लैंडलॉक जैसा दोस्तों हो जाता है, लैंडलॉक। लैंडलॉक उस क्षेत्र को कहा जाता है या उस देश को कहा जाता है कि जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से ना जुड़ती हो। समुद्र से जुड़ने का मतलब है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक रास्ता मिल जाना। लेकिन नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए एक लैंडलॉक हो जाता है क्योंकि बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है। पहले बांग्लादेश नहीं था, मतलब बांग्लादेश नहीं था, भारत ही था, तो हम इज़िली यहाँ से आपका बे ऑफ बंगाल से इज़िली अपने सारे नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई कर सकते थे। लेकिन जैसे ही बना, वो दिक्कत बन जाती है। तो हमारे लिए बेटा पूरा नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाता है, मेन लैंड से एकदम अलग हो जाता है। ये हमारे लिए एक समस्या का विषय बन जाता है। और यही एक बड़ा कारण है कि नॉर्थ ईस्ट का अब तक दोस्तों विकास नहीं हो पाया, यानी कि डेवलपमेंट नहीं हो पाया। क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी क्या है, इसी बेटा ये छोटा-सा जिसको हम बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उससे ही दोस्तों उसकी कनेक्टिविटी होती है, जिसकी चौड़ाई लगभग 18 किलोमीटर है। काफ़ी व्यस्त और काफ़ी शॉर्ट पड़ जाता है, यानी कि आप देखिए 8 एक तो सिक्किम और दूसरा आपका 7 सिस्टर केवल एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भर है। ये दोस्तों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कभी भी अगर चाइना चाहे, तो चाइना दोस्तों जो हम लोग भूटान को लेकर बड़ा सेंसिटिव हुए, भूटान में दोस्तों जो यहाँ पे डोकलाम है, इसके लिए हम इसलिए चिंता थे कि अगर डोकलाम में आके चाइना बैठ जाता, और हालाँकि अभी भूटान से आप जान ही रहे होंगे, भूटान चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर जो डायलॉग चल रहे हैं, भूटान ये उम्मीद भी जताया कि जल्दी हम बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट भी कर लेंगे। तब भी मेरा भारत जो है डोकलाम को मना कर रहा है कि डोकलाम मत देना, और भूटान इस बात को समझ रहा है कि नहीं, भूटान जान रहा है कि हमको डोकलाम नहीं देना है। और एरिया जो भूटान के हैं, जो नॉर्थ में हैं या आपका सांकेतंग मोनेस्ट्री वगैरह, उनसे उस टाइप के इश्यूज को बेटा देने के लिए तैयार है। जो वाइल्ड लाइफ सांकेतंग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको देने को तैयार है। मतलब उस पे चर्चा चल रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो जाएगा। वो फ्यूचर की बात है, जब उस पे कुछ होगा तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन डिस्कशंस चल रहे हैं, वार्ता हो रही है। तो अगर बेटा डोकलाम में आके चीन बैठ जाता, तो ईज़िली क्या कर सकता है, नॉर्थ ईस्ट को हमसे कनेक्ट कर सकता है। तो हमारे लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस भी रखता है, एक सामरिक महत्ता भी रखता है। दूसरा दोस्तों क्या है कि नेपाल और भूटान दोनों का पारगमन भी इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से आता है। नेपाल भूटान के लिए भी समस्या का विषय बनता है कि अगर किसी तरीके से ये अलग हो जाता है, तो नेपाल भूटान के लिए भी दोस्तों क्या होगा, कोई पारगमन ट्रांजिट रूट नहीं बचेगा। तो नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमको दोस्तों म्यांमार की आवश्यकता है, म्यांमार का इंपॉर्टेंस है। पहली बात, एक तो स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस हुआ, दूसरा क्या था कि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी करने के लिए हमने म्यांमार के साथ दोस्तों बहुत पहले ही रोड डेवलप कर लिया था, ताकि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग म्यांमार की रोड के थ्रू व्यापार कर सकें। इसको दोस्तों 2016 तक थाईलैंड तक बढ़ा दिया गया है। आगे हमारी जो योजना है दोस्तों, इसको लेके जाने की है आपका वियतनाम तक। अब यहाँ पे ये कंबोडिया और लाओस दोनों, कंबोडिया दोस्तों की मान लीजिए जय चाइना वाला देश है। वियतनाम दोस्तों इंडिया के प्रो इंडियन है, कंबोडिया जो है प्रो चाइना है। जैसे बेटा हम ये आगे बढ़ाने की, वियतनाम रेडी है कि आप बनाइए साहब रोड,
लेकिन कंबोडिया इशू बनाता है तो हम शायद लाओस से लेके चलने की दोस्तों बात करेंगे, लाओस से। हालांकि लाओस का भी नजरिया दोनों में डाइसी सा रहता है। और वियतनाम को तो आप जानते हैं, वियतनाम तो एकदम एंटी चाइना है। वियतनाम के साथ बेटा अभी हमने अपना पोत भी दिया है, यानी कि जो हमारी नेवी का शिप है वो भी हमने उसको दिया है वियतनाम को। फिलीपींस दोस्तों देखो, फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस दिया है, वियतनाम से बात चल रही है। हमारी योजना ये है कि इसको यहाँ से लेके जाके रोड को सीधा हम जाकर दक्षिण चीन सागर में लैंड करें, और दक्षिण चीन सागर से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने नॉर्थ ईस्ट के लिए विकास कर सकते हैं, यानी कि आपका व्यापार कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। और यही नहीं, हमने म्यांमार के साथ दोस्तों, यहाँ म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है, अभी मैं आपको दिखा रहा था, तो रखाइन स्टेट में सितवे पोर्ट है। सितवे पोर्ट को दोस्तों क्या है कि डेवलप करने का जिम्मा लिया हुआ है चाइना ने, कि वो सितवे पोर्ट को क्या कर रहा है, एक इंटरनेशनल बना रहा है। जैसे हम देखते हैं कि आपका हम्बनटोटा पोर्ट की हम बात करते हैं श्रीलंका में, बांग्लादेश में चिटगांव पोर्ट की बात करते हैं, है ना? तो उससे के कई सारे पोर्ट, तो उसी में इसको सितवे पोर्ट भी लिया हुआ है, और यहाँ पर सेल्स डेवलप कर रहा है वो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन। एक तो बेटा चाइना को काउंटर करने, दूसरा हमारे लिए एक नया रूट, हमने बेटा यहाँ से कलकत्ता से बाई रूट हम यहाँ पर आए, बाई सी रूट, और सी रूट के थ्रू बेटा हम यहाँ से कालादान रिवर से बाई बोट गए, बाई रोड से बेटा हम इंडिया में आते हैं, यानी कि बाई रोड। इसको बोला जाता है कालादान मल्टी ट्रांजिट रूट, यानी कि एक तरीके से मल्टी, यानी कि समुद्र, रिवर ना, सी, ओशियन, रिवर एंड लैंड, और ट्रांजिट जो व्यापार को करने के लिए हमने एक नया रूट शुरू किया। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हम यहाँ से बेटा आपका कलकत्ता से ढाका होते हुए अगरतला तक भी एक हाईवे, रेल तो हमने चला दी है, एक हाईवे भी हम चाहते हैं कि रास्ता हमको मिल जाए यहाँ से, ताकि हम इजीली क्या हो जाए, कनेक्टिविटी हो जाए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगरतला के किसी व्यक्ति को कलकत्ता आना है तो करीब 1600 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, 1600 किलोमीटर की दूरी। इस दूरी को दोस्तों हम कम करना चाहते हैं, और ये अगर हमारा पूरा रूट तैयार हो जाता है तो ये दूरी करीब 350 किलोमीटर रह जाएगी। चलिए, ये तो एक बांग्लादेश की बात हुई, बांग्लादेश में चर्चा हम लोग करेंगे। कहने की बात ये है दोस्तों कि जो ये पूरा रीजन है, यानी कि जो म्यांमार है, म्यांमार बेटा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और खास तौर से ये चाइना के संदर्भ में। दूसरा क्या था कि अभी भी जुंटा गवर्नमेंट है, और 1962 से पहले तो यहाँ पर एक रिपब्लिक सिस्टम बनाया गया था, लेकिन 62 से लेके आप देखें तो 2015 तक यहाँ पर एक तरह से जुंटा गवर्नमेंट ही रही, 2015 तक। तो उस समय भी 2000 1962 से लेके 1990 तक, यानी कि 1962 से जब से जुंटा गवर्नमेंट आई थी और 1990 तक हमारे और म्यांमार के संबंध अच्छे नहीं रहे। उसके 2-3 वजह थी। एक तो भारत का विदेश नीति में बहुत सैद्धांतिक होना। सैद्धांतिक का मतलब डेमोक्रेसी, कि हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट से रिलेशन रखेंगे। ये यहाँ पे जुंटा गवर्नमेंट कैसे आ गई, सैनिक सरकार कैसे आ गई, हम तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बात करेंगे। 90s में हमने अपनी विदेश नीति को प्रैग्मेटिव किया। प्रैग्मेटिव का मतलब, हालांकि हिंदी में उसको व्यवहारिक बोल देते हैं, लेकिन प्रैग्मेटिव का मतलब होता है कि टीट फॉर टैट, जैसी जरूरत हो वैसा। ये सब मायने होते हैं किसके, प्रैग्मेटिव पॉलिसी के, कि हम दुनिया के साथ वैसा व्यवहार करेंगे जैसा आवश्यकता है। हम ज्यादा सैद्धांतिक नहीं होंगे, हम थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे, बिहेवियर जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखेंगे। म्यांमार महत्वपूर्ण है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, कभी जुंटा आएगी, कभी डेमोक्रेसी आएगी, लेकिन म्यांमार था, है और रहेगा। तो म्यांमार का इंपॉर्टेंस, हमने उस इंपॉर्टेंस को समझा कि हम म्यांमार को ऐसे नहीं जाने देंगे। अब भाई म्यांमार का इंपॉर्टेंस सभी तो चाइना है, बे ऑफ बंगाल में। भाई बे ऑफ बंगाल तो बहुत पहले से है ना, चीन में तो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी तो अब आई है 1949 में, लेकिन बे ऑफ बंगाल पहले से। तो हमने कहा नहीं, म्यांमार का इंपॉर्टेंस है, हमने सैद्धांतिक को छोड़कर प्रैग्मेटिक पॉलिसी को अपनाया। दूसरा क्या था बेटा, यहाँ पर म्यांमार में चटियार पीपल थे, चटियार पीपल। ये बेटा इंडियन थे, और ब्रिटिश इरा में ब्रिटिश इनको लेके गए थे यहाँ पर अपना काम कराने के लिए, क्लर्क वगैरह जैसे काम करने के लिए। उन सब काम के लिए बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको लेकर गई थी। ये बेटा पढ़े लिखे लोग, रिच पीपल है वहां पर। जुंटा गवर्नमेंट ने चटियार पीपल के विरुद्ध एक तरह से काम किया, कैसा आपका नफरत जैसा कार्य किया। और देखिए बेटा क्या होता है कि किसी भी देश के अंदर
नेशनल बिल्डिंग जो की जाती है ना, कई आधार पे की जाती है। टू हेट समवन एक ये तरीका है कि म्यांमार का विकास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि चटियार पीपल की वजह से नहीं हो रहा। इन चटियार पीपल को हम यहाँ से निकालेंगे, इनकी संपत्ति को जब्त करेंगे, हम सोशलिस्ट तरीका लाएंगे। उस तरह की बात म्यांमार गवर्नमेंट ने करनी शुरू की थी, ताकि हम अपनी सरकार को क्या कर सके, लिजिटिमेट करवा सकें म्यांमार की जनता के द्वारा, म्यांमार की पब्लिक के द्वारा। म्यांमार में दोस्तों क्या है कि म्यांमार के अंदर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो है बामार लोग, बामार पीपल। बामार पीपल का दोस्तों दबदबा वहां की सेना के अंदर बहुत है, और सेना क्या करती है, बामार पीपल को बहुत सपोर्ट करती है, उनके हित की, उनके इंटरेस्ट की बात करती है। और आप देखेंगे जो ये रखाइन स्टेट है, रखाइन स्टेट में रोहिंग्या, उनको रोहिंग्या, रखाइन स्टेट में रहने वाले लोगों को रोहिंग्या कहा जाता है, जिसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं थोड़े बहुत, बुद्ध कम्युनिटी को। वैसे तो पूरा म्यांमार कंट्री जो है बुद्ध रिलीजन को मानने वाला देश है, जो बुद्धिज्म को क्या करता है, मानता है। तो म्यांमार में दोस्तों क्या है कि आपका बुद्धिज्म को मानने वाला बामार पीपल दोस्तों वहां पे मेजोरिटी में है। और आप देखते हैं कि जो रखाइन में रोहिंग्या मुस्लिम के अगेंस्ट जो भी आपके इश्यू वहां पे देखने को मिलते हैं, वो बामार पीपल के द्वारा किए गए हैं, और आर्मी उनको सपोर्ट भी करती है। तो आर्मी का बड़ा दबदबा है, आर्मी में बड़ा दबदबा है, बामार लोगों का पॉलिटिक्स में बड़ा दबदबा, मेजोरिटी पॉपुलेशन। तो बामार लोगों को दिखाने के लिए कि चटियार पीपल की वजह से सब कुछ हो रहा है म्यांमार के अंदर, हम चटियार पीपल का लैंड ले लेंगे, उनकी संपत्ति ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक अच्छी व्यवस्था क्या हो जाएगी, स्टैब्लिश हो जाएगी, और एक हम अच्छी एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर देंगे। जब भी दोस्तों आप देखेंगे, चाहे तो वो आपका चाइना का मॉडल देखें, वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, पूरा कंट्रोल किसका, स्टेट के ऊपर, गवर्नमेंट का होता है दोस्तों, स्टेट के ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल। ऐसे भी जो जुंटा गवर्नमेंट होगी या सैनिक सरकार होगी, यहाँ भी पूरे स्टेट के ऊपर कंट्रोल क्या होगा, वो होता है आपका किसका, गवर्नमेंट का होता है, स्टेट का होता है। दोनों में खास फीचर्स दोस्तों देखने को मिल जाता है, वो किसका हो जाता है, सोशलिस्ट फीचर। यानी कि सरकारें दोनों तरफ क्या करेंगी, ऐसे काम करेंगी जिससे क्या हो, सरकार का पूरा कंट्रोल बना रहे, नियंत्रण बना रहे। और चाइना की बेटा दोस्ती भी तभी हो सकती है जब यहाँ पर भी क्या हो, म्यांमार में इसी तरह की जुंटा गवर्नमेंट हो। डेमोक्रेटिक सेटअप का जो मॉड्यूल है वो चाइना के लिए फेवरेबल नहीं होता, लेकिन जुंटा गवर्नमेंट का हो जाता है। हालांकि जुंटा गवर्नमेंट बेटा बहुत ज्यादा खुश नहीं है चीन से, यानी कि जो हाँ सैनिक सरकार है वो चीन से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, ये भी हम चर्चा करेंगे। पहले मैं इस बात को आपको बता दूं, तो चटियार पीपल से दोस्तों क्या किया, उन्होंने विरोध शुरू किया। इस वजह से भी इंडिया के संबंध किससे हुए, आपके म्यांमार से खराब हुए। और चटियार पीपल बेटा भारत का जो उड़ीसा स्टेट है, वहां से काफी ज्यादा लोग जाके म्यांमार में बसे थे, उड़ीसा से, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग। लेकिन 90 के बाद हमने अपनी प्रैग्मेटिक पॉलिसी को एडॉप्ट किया और हमने बेटा संबंधों को अच्छा करना शुरू किया। इस बीच क्या हो रहा था कि जो यहाँ पर म्यांमार का एक तो है काचिन, और ये है बेटा आपका सगाइंग। जो इसका सगाइंग एक प्रांत है, उसको क्या किया हुआ था, म्यांमार गवर्नमेंट ने, जुंटा गवर्नमेंट ने फ्री किया हुआ था भारत के इंसर्जेंट ग्रुप्स के लिए, खास तौर से नागा। एनएससीएन बेटा एक ग्रुप है, एनएससीएन, जो नागाओं का एक संगठन है। इसके भी दो पार्ट्स हैं, ये दो भागों में विभक्त है। एक तो है नागा इसाक मोहिवा, और एक है नागा खापलांग ग्रुप। इसाक मोहिवा ने दोस्तों भारत सरकार के साथ 2015 में शांति समझौता कर लिया था, लेकिन खापलांग ग्रुप बेटा अभी भी एक्टिव है। और आपने अगर एक मूवी देखी होगी उरी, और उरी में दोस्तों जो दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक दिखाया था पाकिस्तान में दिखाया था, लेकिन जो पहला सर्जिकल स्ट्राइक दिखाया गया था उरी के अंदर, वो म्यांमार के अंदर इसी एनएससीएन के ऊपर दिखाया गया था दोस्तों, खापलांग ग्रुप के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हमारी फोर्सेस के द्वारा किया गया था, क्योंकि ये भारत के अंदर क्या डिस्टर्बेंस करते रहते हैं। तो म्यांमार ने क्या किया था कि जितने यहाँ पर इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, उनको एक शरण स्थली दी हुई थी कि तुम जब चाहो भारत में कुछ भी करो, और आके यहाँ पर छिप जाना, यहाँ पर कैंप बनाओ, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाओ, भारत में अटैक करो, अटैक करके यहाँ पे आ जाना। उस तरह का एक सपोर्ट भी म्यांमार की ओर से हमारे इंसर्जेंट ग्रुप्स को दिया जा रहा था।
और बेटा 90s का दौर एक ऐसा दौर था जो भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, दोनों के लिए संकटों से घिरा हुआ था। 21 के बाद दोस्तों क्या था कि हमारे जो संबंध थे पड़ोसियों के साथ अगर हम देखें तो बड़े खराब भी हुए थे। 71 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए थे। 75 में सिक्किम को मिला लिया था और ये पाकिस्तान, चाइना ने ह्यूमर फैलाना शुरू कर दिया कि अगला नंबर नेपाल, भूटान, म्यांमार का है। चीन सब गए और ये सब डरने लगे थे। दूसरा, इनको ये भी डर लगता था कि भारत ने जैसे पाकिस्तान के टुकड़े कराए, चाहे वजह कुछ भी थी। हालाँकि पाकिस्तान के हालात कुछ और थे, पाकिस्तान टूटा अपनी वजह से। मैं तो हमेशा पाकिस्तान के बारे में बोलता हूँ कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अपनी डूबी थी वहाँ जहाँ पानी कम था। वो वाली कहानी बेटा पाकिस्तान की है। आप देखो आज के हालात देखो। खैबर पख्तूनख्वा में लड़ाई चल रही है पाकिस्तान के अंदर, टीटीपी जो पाकिस्तान तालिबान है। अभी सितंबर में भी कई जो पाकिस्तान के सैनिक हैं उनको मारा, कईयों सैकड़ों को मार दिया वहाँ पे उन्होंने। बलूचिस्तान में बेटा बीएलए एक्टिव है। वो आज़ादी की बात कर रहे हैं, वो केवल पाकिस्तानी सेना को टारगेट नहीं कर रहे, वो चाइनीज़ को भी टारगेट कर रहे हैं। चाइना के जितने इंजीनियर हैं वो सब अपना साथ सिक्योरिटी गार्ड्स लेके चलते हैं वहाँ पर। ये स्थिति दोस्तों अभी कहाँ पर है आपका? चाइना के साथ में रखी है। तो हालात जो है पाकिस्तान के बहुत नॉर्मल नहीं रहे हैं पहले से ही। तो ये बेटा स्थिति है कि पंजाब वो पंजाब का रखते हैं, पंजाब ही होनी चाहिए पावर में। आप देखेंगे पाकिस्तान को तो पंजाबी कम्युनिटी जो वहाँ पर है, वहाँ पॉलिटिक्स में पूरी हावी है, वहाँ की आर्मी में हावी है। सिंध के जो लोग हैं उनको उसने ब्यूरोक्रेसी में डाल रखा है। सिंध के जितने लोग हैं मोस्टली वो ब्यूरोक्रेसी में आपको ब्यूरोक्रेट्स जो दिखाई देंगे पाकिस्तान के अंदर, वो सारे सिंध के आपको मोस्टली दिखाई देंगे। चलिए, तो बेटा ये स्थिति वहाँ पर उन्होंने बना रखी थी। लेकिन जब हमारे संबंध अच्छे होने शुरू हुए तो 2009 से इंटरनेशनल दबाव भी था। तो 2009 में बेटा उसने ऐसा बैन किया कि नहीं हम ऐसा फ्री नहीं करेंगे, लेकिन तब भी यहाँ पर बहुत सारे जो इंस्टेंट ग्रुप्स थे वो एक्टिव रहे। और अभी जब हमने बेटा वो अटैक किया था पुलवामा अटैक के बाद, एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के ऊपर, तो उससे पहले पुलवामा अटैक के बाद और एयर स्ट्राइक से पहले म्यांमार के आर्मी के चीफ भारत आए थे। और उन्होंने आके भारत में ये बताया था कि जनाब जितने भी यहाँ पे ग्रुप्स थे, जो एक्टिव थे, जिनके ऑफिस थे, हमारी ही सेना ने उनको क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब आप निश्चिंत रहिएगा, किसी तरह से म्यांमार की धरती का प्रयोग भारत के विरुद्ध में नहीं होगा, बस हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक मत करना। ये बेटा म्यांमार की आर्मी। वर्तमान में हम देखें बेटा, चाहे वो आंग सांग सूकी की गवर्नमेंट रही हो, 2015 से लेके अब तक की हम बात करें 2021, या फिर वर्तमान में बेटा आपका जुंटा गवर्नमेंट वहां पर हो, दोनों के साथ हमारे क्या रहे दोस्तों अच्छे संबंध हैं। कोई ऐसी नहीं कि क्योंकि बेटा हमने अब ये बात छोड़ दी है। हालाँकि ये बात ज़रूर है, हम कहते ज़रूर हैं कि लोकतंत्र होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कर रहे कि हम सेना से दूर हट जाएँ। क्यों? जब 62 में बेटा हमने क्या किया था, म्यांमार से अपने रिश्तों को ब्रेक किया, तो हालत कुछ ऐसी थी, मैं एक हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि तुमने जब से मेरा हाथ छोड़ा, उसके बाद मुझे जिसका हाथ मिला मैंने थाम लिया। तो वाली कहानी। भाई म्यांमार से आपने ब्रेकअप कर लिया, तो म्यांमार अकेला रह गया। अब किससे दोस्ती करे? दुनिया कह रही है कि डेमोक्रेसी नहीं, अमेरिका जैसे देश था ऐसा कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं। तो बेटा हाथ किसने बढ़ाया? चाइना ने बढ़ाया, मजबूरी थी इनकी। इस बार भारत ने ऐसा नहीं किया। नहीं भाई, हम ऐसे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे, कोई बात नहीं। हम सैद्धांतिक रूप से बात करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सेना सरकार से, जुंटा सरकार से हमारे रिलेशंस खराब है, लेकिन ये जो अस्थिरता है, जो एक सिविल वॉर का एनवायरनमेंट होगा, वो बेटा भारत के लिए दिक्कत पैदा करेगा। क्योंकि ठीक है, एक आपकी मिलिशिया बन गई आपका, चाहे चीन में बनी हो, चाहे काचिन में बनी हो, चाहे आपका रखाइन में बनी हो, चाहे आपका सगाइन में बनी हो। अब जो लोकल मिलिशिया बनती है जो वहां पर सेना से लड़ेगी, लेकिन बहुत से तो ऐसे भी लोग होते हैं जो पीस माइंडेड पर्सन होते हैं, जो पीस मनाना शांति फैमिली वाले जो लोग हैं, तो वो बेटा भारत की ओर आएंगे और भारत में बेटा फिर वही इश्यू शुरू होंगे। मत ये कहेंगे कि हमारी जमीन पर कुकी क्यों आ रहे हैं, नागा के लोग आएंगे फिर और समुदाय में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होंगे, तो भारत के लिए एक समस्या उत्पन्न होगी। ये बात बेटा चाइना भी समझ रहा है कि अगर इस प्रकार का डिस्टरबेंस वहां पे पैदा होगा, क्योंकि जो सेना सरकार है उसको तो मैनेज करता है पाकिस्तान, वो चीन, लेकिन डेमोक्रेसी में दिक्कत है। अब वहां लोकल बेटा अगर स्टार्ट होगा, तो चीन को डर क्या लगता है कि अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन होंगे, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट स्टेब्लिश होगी, तो उसकी हवा कहीं ना कहीं हमारी ओर भी आएगी। ये तो होता ही है। भाई ताइवान को देखता है कि ताइवान को देखता है कि ताइवान में दोस्तों क्या है कि आपका डेमोक्रेसी है, तो बेटा कभी कभी यहाँ बातें शुरू हो जाती है। आप देखते हैं जो उसने सिंगापुर के अंदर की, वो सॉरी
जो हांगकांग के अंदर किया, मकाओ के अंदर किया, इसलिए तो किया कि हांगकांग में क्यों डेमोक्रेसी, पूरे देश में डेमोक्रेसी क्यों नहीं? तो चीन के लोगों को जवाब देना भारी पड़ जाता था। तो चीन इसलिए वहाँ डेमोक्रेसी को, एक तो ये बड़ा इश्यू, और दूसरा बेटा ये अस्थिरता होगी तो ये म्यांमार का जो इंटरेस्ट है, जो यहाँ पर एक सितवे पोर्ट डेवलप कर रहा है, सेज डेवलप कर रहा है, उसको दिक्कत होगी। दूसरा, जो वो यहाँ से ख्वान से होते हुए एक कॉरिडोर बना रहा है, चाइना म्यांमार कॉरिडोर, उसको दिक्कत हो जाएगी, उसको इश्यू हो जाएगा। तो इन सारे मामलों को लेकर चीन जो है वो उसने भी क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ बॉर्डर पर अपनी ड्रिल शुरू कर दी है, अभ्यास शुरू कर दिया है, प्रैक्टिस शुरू कर दी है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम भी वहां पर क्या कर सकते हैं, घुस सकते हैं, जाकर म्यांमार की सेना को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर चीन बेटा म्यांमार की सेना के सपोर्ट में अंदर आता है तो बेटा ये और बड़ी समस्या भारत के लिए हो जाएगी। फिर तो सीधा सीधा यहाँ बे ऑफ बंगाल में आके बैठ जाएगा। फिर यहाँ सब जगह बेटा, आप ये अंडमान निकोबार हमारा, इसको बेटा कंट्रोल करेगा, उसको दिक्कत पैदा करेगा, मलक्का स्टेट पे जाकर उसका कंट्रोल हो जाएगा। तो ये बहुत सारी समस्या हमारे लिए बनती है। तो लिहाजा यही सब विषय है। आइए थोड़ा सा बेटा म्यांमार के हम हिस्ट्री के बारे में, तो म्यांमार का मैंने इंपॉर्टेंस आपको बताया। बेटा वहाँ पर बुद्धिज्म है, और आप देखें क्रिश्चियनिटी भी वहाँ पर है, और 4.3% वहाँ पर इस्लाम है। अगर एथनिक ग्रुप्स की हम बात करें तो बेटा आपका बामार, फिर शान लोग हैं, कारन है, रखाइन्स हैं, चाइनीज भी हैं, इंडियंस भी हैं, मून भी हैं, अदर्स भी हैं, लेकिन बामार लोग बेटा वहाँ पे ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें म्यांमार की, म्यांमार का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों 1752 में हुआ था, और इसको ब्रिटिश के द्वारा 1886 में इसे मिला लिया गया था। बाद में 1935 में भारत से अलग कर दिया गया था। फाइनली इसको जो आज़ादी दी गई वो 1948 में दोस्तों दी गई थी। 1948 में इसको बेटा आज़ादी मिली। 1962 में दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था, आपका कूप हुआ था, यानी कि तख्ता पलट हुआ था। और बेटा पहले 89 तक इसका नाम बर्मा हुआ करता था, लेकिन 89 में इसका नाम चेंज करके म्यांमार कर दिया गया। और अभी दोस्तों क्या 1 फेब 2021 में नया कूप हुआ है, नया तख्ता पलट हुआ है, जुंटा गवर्नमेंट आई है। था क्या दोस्तों, जिस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान म्यांमार के ऊपर दोस्तों कब्जा कर लिया था जापान ने, जापान की फोर्सेस ने, जापान का कंट्रोल हो गया था। लेकिन जापान का कंट्रोल बहुत दिन चल नहीं पाया, और जापान के कंट्रोल के दौरान ही जापान ने वहां पर दोस्तों एक आर्मी बनाई थी, बर्मा इंडिपेंडेंस आर्मी, बीआरआई। तो बेटा ये बीआईए ये है आपका बर्मा इंडिपेंडेंस। थोड़ा सा बेटा हिस्ट्री बैकग्राउंड, ताकि आपको आज का प्रेजेंट का म्यांमार समझने में क्या मिले, मदद मिले। इससे बेटा आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग म्यांमार के बारे में दोस्तों बनेगी। अब जापान ने दोस्तों क्या था कि एक यहाँ पर अपनी आर्मी बनाई, जिसका नाम था बर्मा इंडिपेंडेंस आर्मी, बीआईए। जापान का ये था कि भाई हमको तो लड़ाइयाँ लड़नी है, और जगह वॉर लड़ना है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो यहाँ पर जापान मतलब जापान का नियंत्रण रहे, तो जापान के समर्थित एक आर्मी बनी, जिसका कार्यभार दिया गया दोस्तों आंग सांग को। ये आंग सांग एक व्यक्ति है, बड़े महत्वपूर्ण किरदार हैं, इन्हीं की बेटी भी वहाँ पे डेमोक्रेसी के हवाले लेकर आती है। लेकिन आंग सांग ये देखते हैं कि भाई फासिस्ट के साथ रहने में कोई फायदा नहीं है, हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी एक अलग से व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और इन्होंने दोस्तों क्या किया कि नई आर्मी का निर्माण किया, क्योंकि पाला जो था पलट भी रहा था। और दूसरा क्या था कि भाई फासिस्ट ग्रुप्स के साथ रहकर इनको लाभ दिख नहीं रहा था। तो इन्होंने दोस्तों क्या किया, एंटी फासिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग करके बेटा एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, और यूके के साथ हाथ मिलाया, और हाथ मिलाने के बाद दोस्तों क्या किया, वहां पर एक तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास किया। लेकिन ब्रिटिश इनको दोस्तों क्या करते, आंग सांग बेटा जितने एथनिक सिटी वहां पर थी, यानी कि बामार के अलावा जितनी भी एथनिसिटीज ग्रुप्स थे, उन सबके साथ बेटा इन्होंने क्या एक संतुलन बनाया, और साथ ही फेडरल संचालन का समझौता किया, यानी कि बामार के अलावा शान थे, जो भी अदर कम्युनिटीज थी, उन सबको साथ लेकर एक पार्टी की तरह चलने का प्रयास किया, ताकि क्या हो कि हम एक अच्छी व्यवस्था और एक संघीय व्यवस्था पर स्टैब्लिशमेंट करें। लेकिन होता क्या है, इन्हीं की पार्टी के कुछ लोग क्या करते हैं, इनकी हत्या, साजिशन इनकी हत्या कर देते हैं, और आज़ादी से पहले बेटा इनकी हत्या हो जाती है, यानी कि आज़ादी से पहले। आज़ादी मिलते ही जो आपका उन थे, उन दोस्तों क्या थे, पहले पार्टी के चीफ आज़ादी से पहले बन जाते हैं, और आज़ादी मिलते ही उन क्या बनते हैं, आपके पीएम बन जाते हैं, पीएम बने।
और शायद थेक जो प्रेसिडेंट बने, शायद थेक बेटा, ये शायद थेक हैं, ये क्या बने, प्रेसिडेंट बने। 1958 में क्या हुआ, जो ये पार्टी बनाई गई थी आंग सांग के द्वारा, इसके अंदर दोस्तों क्या है, फूट पड़ जाती है। और फूट से जो ऊ लू थे, उन लू इतने घबराते हैं और घबराने के बाद ये जाते हैं आर्मी के चीफ के पास। और उन्नु जो है ना जनरल नी विन के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि जनाब आप क्या बन जाइए केयर टेकर पीएमपी। अब ध्यान समझ बेटा, यहाँ से बेटा क्या था, अभी तक 58 तक म्यांमार के अंदर क्या था, आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। और उन्नु डरे जब पार्टी के अंदर फूट डली कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, टुकड़े हो रहे हैं, और जो वो संघीय सभी इंडियन सिटी को मिलाकर बनाया गया था ढांचा, वो बिखरने लगा। तो जो पीएम थे उन वो पहुंचे किसके पास में, आर्मी के चीफ के पास, जाके बोले कि जनाब हम नहीं चला पा रहे हैं, आप देश की भागदौड़ संभाल लीजिए, आप केयर टेकर पीएम बन जाइए। अब जैसे ये तो बेटा इंतजार ही कर रहे थे, इनका वेलकम, स्वागत, और ले लिया। अब लेने के बाद दोस्तों क्या था, सत्ता जब तक ना मिले तब तक हम अच्छे होते हैं, और सत्ता मिलने के बाद सब नैतिकताएं खत्म हो जाती है, इस तरह की बातें कही जाती है। बेटे ये पीएम बने। अब हुआ ये 60 में चुनाव हुए, और चुनाव में दोस्तों क्या हुआ, इनकी जो समर्थित सरकार थी वो हारी। अब जब तक क्या था कि वो 2 साल तक ये पीएम बनने का मजा ले चुके थे, आर्मी चीफ भी थे और पीएम भी थे। इनको दोस्तों क्या था, आर्मी चीफ का एकदम और पीएम का मजा। 62 में बेटा ये क्या कर देते हैं, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 60 के चुनाव से आई थी उसको गिरा देते हैं, और गिराकर 62 में कूप कर कर अपने हाथ में क्या लेते हैं, पावर ले लेते हैं। 62 में दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका पावर में सत्ता अपने हाथ में ले ली। 62 के बाद जैसी सेना के पास में दोस्तों पावर आई, तो सेना ने बहुत सारे यहाँ पर ऐसे कदम उठाए जिन वजह से दुनिया के सबसे गरीब देशों में म्यांमार का नाम शामिल हो गया। कैसे ना, संविधान को पहले भंग किया, चाइना की तर्ज पर राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइजेशन, माओ से तुंग से प्रेरित होकर। आज भी प्रेजेंट में जो वहाँ के आर्मी के चीफ हैं, जो इस समय पूरा म्यांमार का शासन देख रहे हैं, वो आज कहते हैं हम पुतिन से प्रेरित हैं। और ये बेटा जो उस समय के थे, ये कहते थे हम माओ से प्रेरित हैं। तो ये बेटा वहाँ पे क्या करते हैं, नेशनलाइजेशन करते हैं, राष्ट्रीयकरण करते हैं। और दुनिया बेटा क्या था, इतनी दूरी। अब इसमें हुआ ये कि अब ये संविधान का भंग करते हैं, राष्ट्रीयकरण करते हैं, जुंटा गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को समाप्त करते हैं। तो भारत जैसे देशों ने, अमेरिका जैसे देशों ने, यूके जैसे देशों ने, उन सब ने म्यांमार से रिश्ते तोड़ दिए। इसका लाभ किसका कारण, इसका परिणाम क्या हुआ कि म्यांमार जो था चीन के साथ नजदीकी बढ़े, चीन से उसके नजदीक बढ़ गया। 87 में दोस्तों यहाँ पर क्या था, नोटबंदी हुई, यानी कि जो हमारे जैसे हमारे यहाँ पर होता है डिमोनेटाइजेशन, वैसे बेटा क्या वहां पर भी आपका क्या हुई, नोटबंदी हुई। और उस नोटबंदी का परिणाम ये हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, असफल असफल हुआ। उसकी असफलता के कारण वहां पर दोस्तों एक प्रोटेस्ट हुआ जिसको 88 के नाम से वहां पे जाना जाता है, यानी कि बहुत ही व्यापक दोस्तों वहां पे आंदोलन होते हैं। और उस आंदोलन से दोस्तों क्या था, ये आंग सांगी की जो बेटी थी, जिनका नाम था सूकी, सूकी दोस्तों क्या होती है, वहां पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, वहां पे अपने आंदोलन में, प्रोटेस्ट में हिस्सा लेती है। आंग सांग की बेटी सूकी, तो इनका पूरा नाम जो है आंग सांग सूकी। सूकी इनका रियल नेम, पिताजी का नाम लगाकर आंग सांग, तो आंग सांग सूकी इनका नाम हो जाता है। और ये बेटा सत्ता में क्या होती है, वहां पर राजनीति में क्या होती है, एंट्री कर जाती है। इतना दबाव बना कि दोस्तों 90 में यहाँ पर चुनाव हुए, यानी कि इनका वो जो प्रोटेस्ट हुआ, इतना दबाव दबाव हुआ, इतना प्रेशर हुआ कि यहाँ पर दोस्तों चुनाव होते हैं 90s में। और चुनाव जब होते हैं तो जो आंग सांग सूकी की पार्टी थी, एनएलडी, नेशनल नेशनल लीग ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, एनएलडी, एनएलडी दोस्तों चुनाव जीत जाती है। अब उस चुनाव से क्या होता है, और इन्होंने क्या किया, म्यांमार में एक ओपन इकोनॉमी को दोस्तों क्या किया, स्वीकार किया। और सूकी क्या बनी, स्टेट काउंसलर बनी। बेटा स्टेट काउंसलर मतलब यानी कि पीएम बनी। लेकिन एक मिनट, 90 की बात कर रहे थे ना, हाँ 90 में एनएलडी, बेटा एनएलडी चुनाव जीती, यानी कि आंग सांग सूकी दोस्तों क्या पावर में आ गई। और जब पावर में आई तो पावर में आने के बाद सेना ने इनको सत्ता नहीं दी कि नहीं हम तुमको सत्ता नहीं देंगे, बल्कि सूकी को क्या कर दिया, नजरबंद कर दिया। नजरबंद कर, करीब 11 साल तक इनको अपने घर में रखा गया।
और मैंने जब उनके बारे में पढ़ा था पूरा, तो कहीं-कहीं मतलब जिनके घर की लाइट्स नहीं रहती थी, जिनके घर में लाइट्स नहीं, कई-कई महीने तक पानी की व्यवस्था नहीं रहती थी। यहाँ तक कि 1-1, 2-2 महीने तक केवल आलू ही इनके घर पे दिया जाता था, केवल आलू-आलू खाओ। मतलब बड़ा इन्होंने 11 साल तक कष्ट वाला जीवन जिया। उसको देखते हुए 91 में इनको नोबेल प्राइज़ उसको दिया गया था। भी आंग सान सू की ने बड़ा डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया, समर्थन किया है। इंटरनल बेटा प्रेशर था, बाह्य दबाव था, चीन का डर था। चीन का डर का ये था कि भई चीन कहीं हम ऐसा ना करे कि पूरा इंटरनेशनल प्रेशर चल रहा है और चीन हम पर क्या-क्या कंट्रोल ना कर ले, नियंत्रण ना कर ले। क्योंकि 2008 के बाद बेटा दुनिया बदल रही थी। 2001 में घटना हो चुकी थी 9/11 का इंसिडेंट। अमेरिका युद्ध में कूद चुका था। अफ़गानिस्तान हो, चाहे इराक के अंदर हो, अमेरिका की इकोनॉमी पे लगातार बर्डन पड़ रहा था। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। तो अमेरिका का जो एक हेज़ोनोमस स्टेटस था वर्ल्ड में, एक यानी कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड बनाया हुआ था, वो कहीं न कहीं डिक्लाइन हो रहा था। चाइना लगातार अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था 2010 के बाद तो बहुत ज़्यादा। तो म्यांमार को ये भी डर लगा सेना को, कहीं ऐसा ना हो कि चाइना हमको खा जाए, हमको कब्ज़ा कर ले। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो म्यांमार का हम नॉर्थ देखेंगे, यानी कि जो काचिन वाला एरिया है, जो मैं आपको दिखा था काचिन जो स्टेट है, वहाँ बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं। वे बेटा भारत में भी एक्टिव हैं और वहाँ भी एक्टिव हैं। और एक आप देखेंगे वृहद नागालैंड की डिमांड, यानी कि ग्रेटर नागालैंड की जो डिमांड है, उसमें केवल भारत का नागालैंड ही नहीं, मणिपुर का भी काफ़ी लैंड उसके अंदर शामिल करते हैं। इसके अलावा कोई मिज़ोरम का भी लैंड शामिल करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा जो नागालैंड की माँग है, म्यांमार का जो काचिन वाला एरिया, सगाइंग वाला एरिया है, उसका भी काफ़ी बड़ा हिस्सा क्या करते हैं वो, उसमें शामिल करते हैं। उन सबको नैतिक समर्थन जो है, नैतिक जो सपोर्ट है, वो चीन के द्वारा मिलता है। और वो चीन के दम पर कूदते रहते हैं कि चाइना, चाइना, चाइना। तो यहाँ चीन का भी उनको डर लगता है हमेशा सेना को। 2010 में दोस्तों चुनाव हुए और चुनाव में दोस्तों क्या हुआ कि एनएलडी ने भाग नहीं लिया। एनएलडी का हम भाग नहीं लेंगे। भाग क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 2008 में वहाँ पे संशोधन किया गया था। संशोधन करके ये कहा गया था कि जिस भी व्यक्ति का लिंक किसी भी बाहर से होगा, मतलब हमारे देश के अलावा बाहर से होगा, उनको वहाँ पर सत्ता में बड़े अधिक पोस्टों पर नहीं दिया जाएगा। यानी कि पीएम नहीं बनेंगे, स्टेट काउंसिल नहीं बनेंगे, प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, इस तरह का। ये जानबूझकर फोकस किया गया था आंग सान सू की को। आंग सान सू की दोस्तों जो हम देखें पढ़ाई-लिखाई श्री राम कॉलेज जो श्री राम कॉलेज है, लेडी श्री राम कॉलेज जो वहाँ पे इनकी एजुकेशन हुई है, भारत से लिंक भी रहा है, इनकी माताजी का भी काफ़ी अच्छा भारत में लिंक रहा है। दूसरा इनके बच्चों की बात करें बेटा वो विदेशों में रहते हैं, तो इसलिए क्या था कि इनको नहीं लिया जा सके, इन्होंने भाग नहीं लिया। लिहाजा क्या हुआ कि उस चुनाव का कोई मतलब ही नहीं बना कि चुनाव हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं बना। 2012 में दोस्तों क्या हुआ उपचुनाव हुए और उस चुनाव में एनएलडी जो थी विपक्षी पार्टी बनी। विपक्षी पार्टी काफ़ी ज़्यादा सीटें ली उपचुनावों के अंदर। उपचुनाव में, उपचुनाव यानी कि बाइपोलर इलेक्शंस जो होते हैं, सारी सीटों पे नहीं, कुछ सीटों पे हुई थी, जिसमें एनएलडी ने चुनाव में सीटों को जीता। अब तक दोस्तों क्या था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो चुका था किसके ऊपर, म्यांमार के ऊपर, पूरे वर्ल्ड का कि भई कब तक ऐसा चलता रहेगा। 2015 में दोस्तों वहाँ पे चुनाव हुए और एनएलडी दोस्तों क्या एनएलडी को बहुमत मिला। एनएलडी को बहुमत मिलने के बाद वहाँ पर संविधान में संशोधन किया गया और जो 2008 का संविधान का क्लॉज़ था कि बाहरी व्यक्ति के लिंग वाले व्यक्ति को म्यांमार की सत्ता नहीं दी जाएगी, उसको रिमूव कर दिया गया। और रिमूव करने के बाद 2016 में आंग सान सू की वहाँ की स्टेट काउंसिलर बनी और यानी कि आपका पूरा पीएम बन गई। 2017 में दोस्तों क्या था, रखाइन स्टेट में रोहिंग्या चरमपंथियों ने हमले किए, जिसमें 12 पुलिसकर्मी दोस्तों वहाँ पे मारे गए, चौकी में उन्होंने आग लगा दी गई थी पुलिस वालों को, फोर्स वालों को। फिर फोर्स ने बेटा क्या किया, रोहिंग्या मुस्लिम के अगेंस्ट ऑपरेशन चलाया। उसमें काफ़ी 8 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या मुस्लिम थे जो बेटा विदेशों में भागे, करीब 4 लाख के करीब म्यांमार में वो बांग्लादेश में गए। काफ़ी बड़ी संख्या में 40-50 हज़ार रोहिंग्या मुस्लिम भारत में भी आए, इंडोनेशिया में गए। इनको समय दोस्तों बोट पीपल कहा जाने लगा था, नाव में रहने वाले लोग। जब ये भागे रोहिंग्या मुस्लिम वहाँ से, तो नाव में भागते जिस भी देश के जाते थे वहाँ पे देश इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। तो ये कई-कई महीनों तक इसमें रहे, आपका बोट के अंदर, नावों के अंदर रहे। तो उनको बोट पीपल कहा जाने लगा था। अब ये रोहिंग्या का बेटा अलग एंगल है, मैं इसको और नहीं चर्चा करना चाहूँगा ज़्यादा। लेकिन रोहिंग्या के ऊपर जो वहाँ की आर्मी कर रही थी, उसका मुद्दा उठा दोस्तों कहाँ पर, आपका ह्यूमन राइट्स काउंसिल में उठा कि ये क्या हो रहा है अभी म्यांमार के अंदर। अब ये सीधा-सीधा एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका था। बामार बुद्धिज़्म और दूसरा आपका किसके बीच में रखाइन रोहिंग्या मुस्लिम के साथ में।
आंग सान सू की जब ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने जाती है और वहां पे जाके क्या बोलती है कि जो म्यांमार की आर्मी कर रही है वो सही कर रही है। इससे आंग सान सू की आलोचना भी होती है कि जो कर रही है सही कर रही है। वे क्या करे, जब वो हमारी आर्मी को जिंदा जलाएंगे, उससे मारेंगे, तो हमारी आर्मी तो बदला लेगी, ये करेगी, तो लिहाजा हम नहीं स्वीकार करेंगे रोहिंग्या को, रोहिंग्या मुस्लिम को। पूरी दुनिया में इनकी आलोचना भी होती है, लेकिन आंग सान सू की बेटा बड़ा खेल खेल रही थी। बड़ा खेल क्या खेल रही थी? एक्चुअली क्या था कि जब म्यांमार की आर्मी ने 2015 में सत्ता दी, तो उन्होंने ये भी चेंजेस किए थे, संशोधन किए थे वहाँ के संविधान के अंदर कि 25 सीटें जो हैं म्यांमार की असेंबली के अंदर, वो हमेशा म्यांमार की आर्मी के पास रहेंगी, एक तो ये। दूसरा, जितनी भी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, उन सबके ऊपर कंट्रोल किसका था आपका? म्यांमार की सेना का था। और बामार लोगों में म्यांमार की आर्मी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी, क्योंकि जब वो बामार और रोहिंग्या मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो म्यांमार की आर्मी खड़ी हो गई बामार लोगों के साथ, तो बामार लोगों में लोकप्रिय थी। तो यहाँ कहीं न कहीं बामार लोगों के अंदर आर्मी का कद डाउन करने के लिए और अपना कद बड़ा करने के लिए आंग सान सू की ने ये काम किया। और आंग सान सू की तैयारी ये थी कि हम क्या करेंगे, संविधान के अंदर अमेंडमेंट करेंगे, संशोधन करेंगे, और जो ये सेना ने ये सीटों का रिजर्वेशन कर रखा है या बड़े-बड़े उद्योगों जो कंट्रोल कर रखा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। बेटा यही वो तैयारी कर रही थी। यही वो तैयारी कर रही थी, और ये बात दोस्तों पता चली किसको, आपका, और उसका तो रिजल्ट भी दिखाई दिया। 2020 में दोस्तों वहाँ पर क्या हुआ, चुनाव हुए, उस घटना के बाद में, जिसमें दोस्तों जो सेना की समर्थित पार्टी थी उसको केवल मात्र 7% वोट मिले, ओनली 7% वोट। आंग सांग सू की दोस्तों एकदम वहाँ पे क्या बन चुकी थी, एक बड़ी लीडर, एक डेमोक्रेटिक लीडर बन चुकी थी, बामर लोगों की लोकप्रिय नेता। अब दोस्तों क्या था कि जो मैंने बताया आपको, अब इस हिस्से में दोस्तों क्या था, अब यहाँ पे जब 2020 में पावर में आ गई आंग सान सू की, अब आंग सान सू की ने प्लानिंग की जो उनके सपनों में था, और सपनों में क्या था कि मुझे वहाँ पर अमेंडमेंट कर कर पूरा डेमोक्रेटिक अपने कंट्रोल में ले लेना है, सेना को साइडलाइन कर देना है। सेना को ये पता चला कि भई ये सब चीज़ चल रही है, अंदर खाने सेटिंग सब चल रही है। तो 2021 में उन्होंने क्या किया, आंग सान सू के घर जाकर उनको नज़रबंद गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके वहाँ दोस्तों आपको जुंटा गवर्नमेंट आ गई। जुंटा गवर्नमेंट दोस्तों, जैसे मैंने कहा, जुंटा गवर्नमेंट की जो नज़दीकी दिखने को मिलेगी आपको, अगर हम सैद्धांतिक बात करें तो आप जान चुके हैं कि सैनिक सरकार बेटा बहुत पसंद भी नहीं करती, चीन से डरती भी है। नॉर्थ में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स उनके कारण, उनको ये भी डर लगता है कि पूरा चीन खा ना जाए उनको, उससे का बेटा एक फ़ियर रहता है। तो म्यांमार में जो जुंटा गवर्नमेंट है, मिलिट्री रूल है, वो काफ़ी बेटा चाइना से करता है, क्योंकि 11 लोगों की कमिटी है और गवर्नमेंट का कंट्रोल है लोगों के ऊपर। यहाँ हम चाइना में देखें दोस्तों, पीपल्स डेमोक्रेसी है, वन पार्टी, वन पोस्ट, वन कैंडिडेट, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन द पीपल। बट इंडिया में देखें दोस्तों, पीपल कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को। तो इंडिया का सिस्टम, इंडिया डेमोक्रेटिक है, ये कहने को पीपल्स डेमोक्रेसी है, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेसी अगर डेमोक्रेसी होगी, जनता का कंट्रोल होना चाहिए सरकार के ऊपर। यहाँ पर क्या है, सरकार का कंट्रोल है जनता के ऊपर, दोनों जगह ही। तो ये काफ़ी सिमिलरिटी सैद्धांतिक रूप से हो जाती है दोनों के बीच में। इंडिया और म्यांमार के दोस्तों, जब हम रिलेशंस की बात करते हैं, संबंधों की बात करते हैं, कि इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस की हम जब बात कर रहे थे, हालाँकि मैंने चर्चा की आप लोगों से, बताया मैंने आपको पूरा कि दोनों के बीच में किस प्रकार के संबंध हैं, किस प्रकार के रिलेशन हैं। लेकिन इस रिलेशन को थोड़ा और आगे देखें, तो भारत और म्यांमार के जो संबंध हैं दोस्तों, वो हिस्टोरिकल, कल्चर और इकोनॉमिकल रिलेशंस हैं। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक 3 और ट्रैक 4 डिप्लोमेसी वाले। हम जानते हैं दोस्तों, डिप्लोमेसी के मेनली आपके 5 प्रकार माने जाते हैं। ट्रैक 1 में आपका गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है, उसको ट्रैक 1 कहा जाता है। 2, 3, 4, 5 जो है, जो उसमें ट्रैक 3 और 4 है, वो व्यापारिक, और 4 यानी कि कल्चर, 5 में आपका मीडिया आ जाता है, और ट्रैक 2 में सिटीज़न्स, सिटीज़न्स में वो लोग जो पहले कभी सरकार का हिस्सा रहे हों, वो ट्रैक 2 में आ जाते हैं। तो ट्रैक 3 और ट्रैक 4 ट्रैक 3 व्यापारिक संबंध, क्योंकि म्यांमार का एक बड़ा व्यापार हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथ, भारत के साथ में व्यापार होता है। सांस्कृतिक संबंध,
भाई बौद्ध धर्म वहाँ उनका स्टेट रिलीजन है बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म बेटा क्या है कि बौद्ध धर्म की विरासत भारतीय विरासत है, महात्मा बुद्ध। तो उसका बेटा कल्चर रिलेशंस भी हमारे एस्टेब्लिश हो जाते हैं इसके साथ में। म्यांमार की आज़ादी के समय बेटा संबंध सामान्य थे। जब इंडोनेशिया पर पुर्तगालियों ने हमला किया था 1948 में, तो दोनों का नज़रिया सेम था और दोनों ने ईस्ट अफ्रीका फ्रेंडशिप पे बात की थी। 1954 में बेटा जब हमने पंचशील सिद्धांतों को रखा था, तो सबसे पहले पंचशील सिद्धांतों को मान्यता देने वाला देश कौन था? म्यांमार था। लेकिन जब दोस्तों आपका पीपल्स लीग में दरार पड़ी, तो कुछ समय के बाद जो कुओमिंतांग सैनिक म्यांमार में आ गए थे, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका मुद्दा उठाया था। देखिए, पीपल्स लीग वही लीग जो मैं 1958 की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों क्या थे आपके केएमटी, केएमटी बेटा वही है जो आज ताइवान, देखिए ध्यान सुनिएगा, जिस समय आपका चीन के अंदर सिविल वॉर हुआ था, तो सिविल वॉर में 2 ग्रुप्स थे। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी हो गई थी, कम्युनिस्ट, और दूसरा केएमटी, कुओमिंतान सैनिक इनको बोला जाता है, जो वहाँ के आपके राजवंश जो वहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था, उसके मतलब जो वहाँ पे शासन एस्टेब्लिश हुआ था काई शेक का। तो काई शेक के जो समर्थक थे, वो ताइवान भी भाग कर गए थे और वहीं पे बेटा वो काफ़ी साल समय तक रहे। और वहाँ पे उस समय इसको कहा जाता था व्हाइट टेरर, ताइवान में जब वो गए तो वहाँ व्हाइट टेरर तक टाइप का उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया था। बाद में भी वर्तमान में हम देखें ताइवान के अंदर कुओमिंतान के समर्थक आज भी है और साथ वहाँ के लोकल समर्थक, लेकिन प्रेजेंट के जो पीएम है वो लोकल वहाँ की हैं जो है। और कुओमिंतान बेटा आज जो कुओमिंतान के समर्थक लोग ताइवान के अंदर है, वो चाइना से विलय की बात करते हैं, लेकिन लोकल ताइवानी मना करते हैं कि हम विलय नहीं करेंगे। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है। तो कुओमिंतान के सैनिक बेटा भागकर कुछ लोग यहाँ भी आ गए थे म्यांमार। तब भारत ने इसका मुद्दा उठाया था कि कुओमिंतान सैनिकों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए। चटियार लोगों के कारण बेटा क्या था, मिठास थोड़ा संबंधों में कम हुई थी और 53 से बेटा ये कम होना शुरू हो गया था, क्योंकि इन्होंने जमीन का राष्ट्रीयकरण किया था। और 62 में बेटा उद्योगों का, जिसमें चटियार पीपल का क्या था, काफी कंट्रोल था। 90 के बाद बेटा हमने संबंधों को बेटर करना शुरू किया। राजीव गांधी जी यात्रा पर विजिट करने गए थे और प्रदर्शन के बाद बेटा संबंध खराब हुए थे, लेकिन नरसिंह राव अटल जी ने संबंधों को बेहतरी करने का प्रयास किया था। ये बेटा हम जान चुके हैं कि अगर हम सामरिक महत्व भी रखता है भारत के लिए, समुद्री थल सीमा हमसे शेयर करता है, दोनों के बॉर्डर बेटा 1640 किलोमीटर का बॉर्डर है, 4 राज्यों के बॉर्डर मिलते हैं, और हमने बेटा नागा कम्युनिटी को 16-16 किलोमीटर की छूट भी दी हुई है। बेटा ड्रग्स के व्यापार के कंट्रोल के लिए भी, दुनिया में ड्रग्स का जो उत्पादन होता है वो 3 क्षेत्रों में होता है। एक तो ये वाला क्षेत्र, मेक्सिको, कोलंबिया वाला क्षेत्र, दूसरा आपका ये कश्मीर जो बनता है, और फिर जैसे आपका ट्रायंगल देखते हैं। ये इन तीनों देशों का दोस्तों क्या है कि ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ पे ओपियम की खेती बहुत होती है। ऐसे ही यहाँ पर दोनों इंडिया के बॉर्डर पे है। उस ड्रग्स के व्यापार को कंट्रोल करने के लिए भी। दूसरा आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, आज एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके भी प्रसार के लिए उसके लिए भी दोस्तों क्या है, म्यांमार का भारत के लिए इम्पोर्टेंस है। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए आसियान बिमस्टेक का सदस्य है। जो दोस्तों ये म्यांमार है, म्यांमार एक संगठन है बिमस्टेक, और बिमस्टेक को हम एक संगठन ऐसा मानते हैं जो सार्क और आसियान का दोनों का मिक्सचर है। क्योंकि आप इसमें ये कीजिए, जो सार्क नेशंस हैं, इधर वाले नेशन वेस्ट वाले हटा दीजिए, बाकी जितने ईस्ट वाले नेशंस हैं वो सब, और साथ में आसियान के 2 देश, आसियान और थाईलैंड, वो सब बिमस्टेक में आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं हम देखें तो आसियान का हमारे लिए गेटवे है और बिमस्टेक का एक सदस्य देश है। ट्रांजिट रूट के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, ये बेटा मैंने आपको बताया कि कालाधार मल्टी ट्रांजिट रूट 539 किलोमीटर फ्री है आपका, ये हमने चर्चा की। दूसरा, ये इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, दोस्तों मैंने ये रोड की आपसे बात की थी, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। उग्रवाद के कंट्रोल करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में सीमा पर संयुक्त गश्त हमारा समझौता हुआ है। सगाइन गतिविधियों में जो चलाते थे वहाँ पर उग्रवादी, उनको उसने प्रतिबंधित किया है। सर्जिकल स्ट्राइक भी हमने खापलांग ग्रुप के खिलाफ की थी। एक ट्रिंगल बॉर्डर है भारत, म्यांमार, चीन का, चीन को संतुलित करने के लिए भी हमको म्यांमार की जरूरत है। हम देखें तो इंडिया के साथ जो ट्रेड है वो 1.6 बिलियन का है, जबकि चाइना के साथ 18 बिलियन का है, यानी कि चाइना का वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट है। हमने 2 मिलियन के दोस्तों क्या किया, ग्रांट दी है। चाइना इस प्रकार की हालाँकि ग्रांट देता नहीं है, ये बीआरआई का पार्टनर ज़रूर है। चाइना ने दोस्तों वहाँ पर क्या है कि ये देखिएगा, जो ये मैं आपको कह रहा था, चाइना म्यांमार कॉरिडोर जो है, ये दोस्तों आपका क्विमिंग से लेकर, इसने यहाँ पर पूरा अपना क्विमिंग से लेकर यहाँ तक सीधे पोर्ट तक पूरा इस तरह से रेलवे, हाईवे, डीप सी, उन सब प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। हालाँकि भारत भी दोस्तों वहाँ पे काम कर रहा है।
चाहे वो पेट्रोलियम रिफाइनिंग की हम बात करें, इसके अलावा इंडिया सितवे पोर्ट में डीप वाटर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भारत क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। और हमने कालाधन मल्टी ट्रांजिट रूट के माध्यम से चीन की गतिविधियों पर भी निगाह रखने के लिए उसको हमने कालाधन मल्टी ट्रांजिट को शुरू किया है। म्यांमार के लिए भी भारत का महत्व है। म्यांमार भी चाहता है भारत से मेरे संबंध बने ताकि उसके अपने निवेश आए, चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए और अपने यहाँ काचिन और संगाइंग में और खासतौर शान में भी जो उग्रवादी समूह एक्टिव हैं अगेंस्ट ऑफ म्यांमार, वो अपने एक नागालैंड की डिमांड करे से जो डिमांड करते हैं, उनको भी काउंटर करने के लिए म्यांमार को चाहिए भारत। चाइना म्यांमार के दोस्तों देखें तो 1953 में ही दोनों के बीच में जो मैकमोहन रेखा थी, उसको चीन ने मानने को मना कर दिया था कि हम इस रेखा को नहीं मानेंगे, ये तो ब्रिटिश के द्वारा खींची गई, वही मैकमोहन है हमारे साथ भी नहीं मानता। 60 में दोस्तों दोनों के बीच में संधि हुई थी, मैत्री अनाक्रमण संधि। ये बेटा 60 और ये जो दौर था ना, आप देखें चीन के जो कॉन्फ्लिक्ट थे 16 देशों के साथ थे, जिसमें अब सिर्फ 2 देशों के साथ उसके बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट रह गए हैं, भूटान और भारत। भूटान के साथ बिल्कुल नज़दीक है सॉर्ट आउट करने में, तो चीन ने बड़ी स्मार्टली भी ये काम किया है, ये एक सीखने वाली बात है चीन से। हम भी बेटा बहुत स्मार्टली काम करे, जैसे बांग्लादेश के साथ हमने जो हमारे लैंड डिस्प्यूट थे, बॉर्डर डिस्प्यूट थे, हमने सॉर्ट आउट किए हैं। हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। 62 में जब जुंटा गवर्नमेंट आए, संबंध अच्छे हुए, बीआरआई का पार्टनर बना, चीन इसको राष्ट्रीय हित के लिए महत्वपूर्ण मानता है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए। म्यांमार की स्थिरता, मतलब म्यांमार में अगर अस्थिरता होती है, चीन के निवेश के लिए खतरा है, जो चीन ने निवेश किया है, जैसे मैं बता रहा था आपको। दक्षिण एशिया में इसको पड़ाव मतलब अपना प्रभाव चीन बढ़ाना चाहता है, बंगाल की खाड़ी तक पहुँचना चाहता है और चीन का सेना आंग सान सू की दोनों से अच्छे संबंध थे। हम ये नहीं कह सकते खराब थे, लेकिन हमारे भी संबंध अच्छे थे, ऐसे कुछ हम दोनों को हम भी साथ लेके चल रहे हैं दोस्तों। म्यांमार दोस्तों क्या सेना ने दुनिया के अलगाव के बाद चीन के साथ अच्छे संबंध बनाए थे क्योंकि सेना के पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन साथ ही सेना जो है चीन से डरती भी है कहीं हमको चीन निगल ना जाए। और हम देखें बेटा चीन से लेकर म्यांमार की सेना आशंकित रहती है कि चीन समर्थित 26 वहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो म्यांमार के नॉर्थ में क्या है बहुत ही एक्टिव है। और दोस्तों ये मलक्का स्टेट इसी को लेकर एक डायलेमा रहता है चीन के साथ हमेशा जो फ्यूचर ऑफ म्यांमार। जनता दोस्तों जो है वो डेमोक्रेसी की मांग करती है, लेकिन वहाँ की सरकार डेमोक्रेसी लाना नहीं चाहती। वो कहते हैं अगर डेमोक्रेसी आए भी, तो ऐसी सरकार आए जिसमें हमारा समर्थन रहे और हमारी समर्थित पार्टियों का प्रभाव रहे। क्योंकि अगर वहाँ पे सेना का नहीं रहता, सेना को लगता है हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। हमारे जो उद्योग हैं, हमारी जो क्या इंडस्ट्री वगैरह सब पे कंट्रोल है, वो खत्म कर देगी सेना। तो वो चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार हो, अगर लोकतंत्र आए भी, तो उसमें हमारी समर्थित सरकार भी हो, जनता की भी समर्थित सरकार हो, लेकिन एक कमज़ोर सी सरकार हो, जिससे हमारा प्रभुत्व बना रहे। क्योंकि दोस्तों क्या है, आंतरिक और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा लगातार उसकी बढ़ रही है। सेना मिली-जुली सरकार चाहती है, कमज़ोर विपक्ष चाहती है। भारत और चीन के संदर्भ में सेना पूर्व के अनुभव को देखते हुए दोनों के साथ अच्छा संबंध रखना चाह रही है प्रेजेंट में। वो भारत और चीन दोनों के साथ अच्छे संबंध चाहती है। भारत जो है दोस्तों राष्ट्रीय हित के लिए महत्वपूर्ण मानता है सामरिक और आर्थिक रूप से। 90 के बाद से ही भारत ने सैद्धांतिक व्यवहारिक दोनों संबंधों को लेके चला। व्यावहारिक आधार पर बेटा भारत सेना और सूखी दोनों के साथ अच्छे संबंध रखता है। सैद्धांतिक रूप से भारत जो है लोकतंत्र का समर्थन करता है। भारत उसी पे आगे बढ़ेगा। और चीन दोस्तों है, चीन में रूस की कोई तीखी प्रतिक्रिया, मतलब चीन और रूस क्या है, वो पीसफुली काम कर रहे हैं। हालाँकि जब ये मैंने आपको चीन लैंड की बात की, तो चीन की भी एक प्रतिक्रिया इस प्रकार की है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रकार का यहाँ पे अस्थिरता फैले और हम पर एक प्रभाव पहुँचे। तो चीन भी इसको लेकर एक्टिव हो गया है। लिहाजा क्या है कि म्यांमार में एक ये घटनाक्रम है जो चिंता का विषय है। अस्थिरता जो है, वो दिक्कत पैदा करेगी भारत के नॉर्थ ईस्ट में, भारत के लिए समस्या उत्पन्न करेगी। और देखिए दक्षिण एशिया के जो हालात हैं, वो बहुत अच्छे हालात भारत के लिए नहीं हैं। हम देखें मालदीव के अंदर आपका प्रेसिडेंट मुर्ज़ू वहाँ पे आ चुके हैं जो एंटी इंडिया बात कर रहे हैं, प्रो चाइनीज़ बात कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर चीन बड़ा एक्टिव है कि वहाँ पर शेख हसीना की गवर्नमेंट ना बने। ये स्थिति जो साहब की है। नेपाल की स्थिति सामान्य अब है, लेकिन नेपाल तो अपने हाथ से निकला हुआ है। ज़्यादा मतलब क्या है ना, नेपाल की राजनीति बड़ी खतरनाक राजनीति है, बहुत इश्यूज़ वहाँ पे क्रिएट रहते हैं। भूटान को लेकर दोस्तों क्या है कि भारत हालाँकि भूटान के संबंध चीन से बन रहे हैं, वहाँ सीमा वार्ता हो रही है और इसमें बात है कि भारत ही इसमें क्या कर रहा है, एक रोल अदा भी कर रहा है। भूटान को पूरा सपोर्ट भी कर रहा है कि वो सीमा वार्ता करके सुलझाए लेकिन डोकलाम ना जाए।
लेकिन कुल मिला के हम देखें तो चीन लगातार यहाँ पर एक तरह से एक दक्षिण एशिया के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, भारत को घेरने के लिए लगातार बहुत लंबे प्रयास, पाकिस्तान ऑलरेडी है ही, इधर आपका चीन, म्यांमार में अगर चीन आ जाता और दिक्कत हो जाएगी, मालदीव में वैसे बैठ चुके हैं, श्रीलंका की स्थिति सामान्य है नहीं, वहाँ इकोनॉमिकल क्राइसिस आए थे, उसके बाद चीन श्रीलंका खुद खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे इश्यूज इस समय यहाँ पे दक्षिण एशिया में चल रहे हैं, जो हम अलग-अलग वीडियोज़ में चर्चा करते रहेंगे। तो लिहाजा इस वीडियो में इतना ही, और अब दोस्तों रोहिंग्या मुस्लिम पे हम अलग से एक दोस्तों चर्चा करेंगे, अलग से एक वीडियो बनाएँगे। दोस्तों अनअकैडमी के हमारे जो कोर्स हैं अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है अनअकैडमी के ऊपर। आप कोई भी कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, और जो भी आप कोर्स परचेज़ करें उसमें आप मेरा कोड निपुण 810 कोड को यूज़ करें। अनअकैडमी पे मैं इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, जस्टिस, गवर्नेंस ये टॉपिक मैं डिस्कस करता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो आप अगर पढ़ना चाहें तो आप हमारे ऐप पर आकर मेरी स्पेशल क्लास को भी आप एन्जॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी दोस्तों 50% डिस्काउंट चल रहा है अनअकैडमी के ऊपर, साथ में आपका 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन चल रहा है, आप जॉइन कर सकते हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी दोस्तों हमारे यहाँ पर हैं, इनको भी दोस्तों आप देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। कोर्स आप जो भी लें वो आप ईएमआई पे करके भी ले सकते हैं, 0% ईएमआई पर है। और कोई भी कोर्स आप परचेज़ करें, तो इस कोड को लगाना दोस्तों आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कोड लगाते ही बहुत सारे दोस्तों आपको ऑटोमैटिकली डिस्काउंट्स मिल जाएँगे। तो इस कोड को ज़रूर आप यूज़ करें, निपुण A10। इस कोड को यूज़ करके आपको एकदम से दोस्तों क्या होगा, काफ़ी डिस्काउंट्स मिल जाएँगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी और चर्चा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।